तो आपको क्या लगता है कि, सॉरी टू कट यू, आपको क्या लगता है इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है इसमें दबाव में कौन है, जुडिशरी या एस्टैब्लिशमेंट? मैं समझता हूँ इस वक्त दबाव में एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा, अच्छा। उसकी वजह यह है ना कि जुडिशरी के पास तो एक पब्लिक फोरम है, एक कोर्ट रूम है, बातें होती हैं वहाँ और हेडलाइंस लगती हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई अदारा नहीं है जो कि उनका मौक़िफ़ जो है वो खुल के बात करे। वो अटॉर्नी जनरल साहब बेचारे आ जाते हैं, वो उनके दोस्त भी हैं सारे जजेस। उनकी मजबूरियाँ दो रही हैं, डबल ट्रबल। हाँ, वो खुद कहते हैं कि बाबर सत्तार मेरा यार है जी, तो अगर उसको किसी ने किया तो मैं डिफेंड करूँगा। तो मगर यहाँ तो इस किस्म के हालात हैं। तो मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट इज़ अंडर प्रेशर, नॉट जुडिशरी। जुडिशरी इज़ हिटिंग बैक, और पहली दफ़ा इतनी दलेरी के साथ इट इज़ हिटिंग बैक। अब मसला ये है कि वो कहते हैं कि डिस्क्रेशन, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, शायद आप ट्रांसलेट कर लें, डिस्क्रेशन इज़ द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। कि बहादुरी जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर कभी कभी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मोहतात भी रहना चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ मेरा ख्याल है कोई ख़ास मोहतात नहीं, इरादा नहीं किसी का ख़ास मोहतात का, लोग खड़े होकर बातें बहुत कर रहे हैं। इसमें जो एडवांसमेंट है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़्यादा है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं जिन्होंने खुफिया इदारों के एहलकारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी आयद की है, और जो लापता अहमद फरहाद हैं शायद, उनके हवाले से मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसा कानून आना चाहिए जो सज़ाए मौत दे। ये इस्लामाबाद की बात हमने कर ली, जी कर ली। दूसरे साहब जो है जहांगीरी साहब, जहांगीर साहब ने जो बात कही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग अदालत में ना आए, मेरा ख्याल है ये कैसे इसको रोक सकते हैं वो, और शायद इनको रोकना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आम तौर पे जब बड़ी ट्रायल हो रही होती है तो जो यहाँ का रवाज रहा है, एक दो लोग आईबी के होते हैं, एक दो लोग सुप्रीम आईएसआई के होते हैं, एक दो लोग एफआईए के होते हैं, और मिला जुला के इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पुलिस, क्राइम ब्रांच, आधा कोर्ट रूम तो इनसे भरा होता है। आधा कोर्ट रूम जो है उसे वकला हजरात होते हैं कि कुछ वैसे होते हैं जिनके केसेस लगे होते हैं या लगने वाले होते हैं, या वो एक ग्रुप के साथ आए हुए होते हैं एज बैकअप, या वो वैसे ही शुगलिया तौर पे आए हुए होते हैं देखने के लिए, बिकॉज देर ऑफिशियल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कैसे ये होगा कि जी इंटेलिजेंस वालों को आप बाहर रखेंगे? आफ्टर ऑल वो भी एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है स्टेट की टू रिपोर्ट ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ नॉट गोइंग ऑन। वो भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि वी नीड टू बी इन द कोर्ट टू फाइल प्रॉपर रिपोर्ट्स अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस किस्म के भी जज्बाती फैसला है कि हम इंटेलिजेंस लोगों को नहीं आने देंगे। इसको भी मेरा ख्याल है या तो ये कह के भूल जाएंगे, और या ये है कि इसको चैलेंज भी किया जा सकता है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू स्टॉप अस, वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट, हमने भी अपनी रिपोर्टें लिखनी होती हैं, करना होता है। अगर मीडिया आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस कि ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं। इनकी रिपोर्टिंग तो खुफिया होती है, तो अदालत कह ही नहीं सकती कि बायस रिपोर्टिंग करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये अब मतलब मामला जो है ना फैलेगा और ये ऐसी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ रियासत के लिए, मुल्क के लिए, अदलिया के लिए, सियासत के लिए अच्छे अंजाम बतंगड़ बनेगा। नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि इससे पहले जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिल के खेलते रहे हैं अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, लेकिन अब की बार मामला यकसर मुख्तलिफ है। ऐसे लग रहा है सियासतदान साइड पर बैठे तमाशा देख रहे हैं, तो क्या अब की बार रिजल्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? देखिए, रिजल्ट तो अब नज़र आ रहे हैं ना आपको। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की जो है वो इमरान खान के साथ है, और हर इदारे में ऐसी सूरत हाल है। तो जुडिशरी भी उसी सिचुएशन का है, तो वो भी सियासी तौर पे बायस हो चुके हैं। उनकी भी जो सियासी तज्जिया है उनका, या उनका जो सिंपथी है, मैं समझता हूँ बेशतर जजेस की जो दिली ख्वाहिश है वो इमरान खान, दिल के साथ इमरान खान के साथ है। तो अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे हुआ है। आम तौर पे यही होता था, कुछ जजेस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे, 2-3 पीपल्स पार्टी के साथ होते थे, 2-3 नून लीग के साथ होते थे, और वो कोशिश यही करते थे जब इन सियासी जमातों के केसेस आते थे कि अपने पसंदीदा बेंचेस बनवाए जाएँ और फैसले करवाए जाएँ। ऐसे ही होता रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल थी कि वो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाती थी और अपना काम करवा लेती थी। मगर इस दफ़ा ये जो सियासी शऊर है मुल्क के अंदर, और इमरान खान साहब की जो डिटर्मिनेशन है और उसके साथ वाबस्तगी जो है आवाम की, दैट इज़ क्रिएटिंग दिस ह्यूज प्रॉब्लम। पहली दफ़ा
एक इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया इस तरीके के साथ। अच्छा, अब मैं फिर जाते जाते ये ज़रूर कह दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट। एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक इनकलाबी स्लोगन है। ये इनकलाबी लोग ऐसी बातें करते हैं। पीटीआई इज़ नॉट एन इनकलाबी पार्टी। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हो, न्यूट्रल ना हो, ये किसी और के साथ ना हो। तो या तो इनकलाबी तो ये होता ना कि इस्टेब्लिशमेंट अपने दायरे में रहे, कंप्लीटली न्यूट्रल, आउट ऑफ पॉलिटिक्स रहे और सियासतदानों को और आइन के मुताबिक और जुडिशरी के मुताबिक अपना काम करने दिए। ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। इमरान खान कहता है तुम मेरे नाल खड़े हो, इशू है। तो ये जो सारे लोग जो इमरान के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनका ये है कि आज वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कल इमरान खान कोई मुकमुका कर लेता है या आ जाता है पावर में और इस्टेब्लिशमेंट उसकी पुलिस फोर्स बन जाती है, तो ये लोग कहेंगे नहीं कि बात ही कोई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट ना समझा जाए, जैसे मैं समझता था कि लॉयर्स मूवमेंट को एक इनकलाबी मूवमेंट ना समझा जाए। वो एक ट्रांजिशनल मूवमेंट था, एक से दूसरी जगह जा रहे थे और ये ज़रूरी नहीं था कि जो उनके स्लोगन्स थे आखिर में वही होगा जो वो चाहते थे। इनफैक्ट उसके बरक्स हुआ। जो उसके बाद जुडिशरी जो आई, जिस किस्म के चीफ जस्टिस आए, उनका तो आपने हशर देख ही लिया कि वो किस किस्म के थे। ना वो आज़ाद थे, ना वो दयानतदार थे। काफ़ी मसले रहे हमारे लिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इतना कुछ किया, लोगों ने समझा कि लाल इनकलाब आ गया है। अभी भी इसी किस्म की वादे बहुत, हाँ, अभी भी इसी किस्म की सोच है कि हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और अब हम इनकलाब ला रहे हैं इस मुल्क के अंदर और फ़ौज जो है उसको हम धकेल रहे हैं और सारी उम्र के लिए फ़ौज फारग हो जाएगी और अब सियासतदान ही हुक्मरानी करेंगे। दरअसल ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं या इक़्तिदार, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का जवाब दे दें। ये अच्छा, अब इस मामले के ऊपर तो हो गई बातचीत के पुशबैक किस हद तक जा सकता है। एक और जो तूफ़ान बरपा हुआ है वो आप समेटेंगे कि वो प्याली में है या वाकई उसकी वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन मज़ीद तलखी का शिकार हो सकती है, क्योंकि हम एक तरफ IMF से कुछ अरब डॉलर्स मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दुबई में दुबई अनलॉक्ड के नाम से जो फाइल सामने आई हैं वो बता रही हैं कि हमारे पास तो माशाल्लाह अंबार लगे हैं दौलत के, पैसे के, लेकिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात है और आप उनके देख सकते हैं कि ज़्यादा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम है, ऊपर हम भी हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब डिक्लेयर्ड है जो भी आज इल्ज़ाम लग रहे हैं। 10 साल पहले की जो इनकम थी वो तब मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, तो इस तरह जाहिर किया जा रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया। अब इसमें फैसल वावडा साहब भी हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, बहुत से रिटायर्ड जर्नैल हैं, उन किसी ने अहलिया के नाम पर, किसी ने बेटी के नाम पर जायदादें बनाई हुई हैं। मलिक रियाज साहब हैं, शौकत अजीज़ साहब हैं और राव अनवार साहब ने भी वहाँ पर जायदाद बना रखी है। जी बिल्कुल, SSP थे। जरदारी साहब ने उन्हें बड़े प्यार से रखा हुआ था। अच्छा, जो जरदारी साहब या उनके बिलावल भुट्टो साहब, बख्तावर और आसिफा भुट्टो साहिबा की जो जायदादें आई हैं वो उसी अरसे में बनाई गई हैं जिस अरसे में ओमनी ग्रुप के हवाले से इन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब क्वेश्चन ये है जो हर एक के जहन में है कि इनकी टाइमिंग वाकई अहम है जो फैसल वावडा साहब रिलेट कर रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की तारीख? चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। फैसल वावडा साहब जैसे लोगों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और उसके अंदर इसलिए रिलीज़ किया गया है ताकि इस वक्त की जो पाकिस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट रूल कर रही है उसको अंडरमाइन किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को तोड़ फोड़ की जाए। उनका तो इशारा इस तरफ है क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो वो एक सियासी जमात के खिलाफ तो हो नहीं सकती। ठीक, और इस वक्त वो सिचुएशन है जबकि हमें IMF के पैसे भी चाहिए, सऊदी पैसे भी चाहिए अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। तो फैसल वावडा साहब ने तो ये खाता खोल दिया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात पनामा में भी हुई थी और उसमें नवाज शरीफ साहब टारगेट हो गए थे। ये नहीं था कि वो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी कि नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए, वो तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कुछ डेटा रिलीज़ किया, उसमें मियाँ साहब का आ गया और उस वक्त वो टारगेट हो गए लोकली। अब ये भी इसी किस्म की चीज़ यहाँ हुई है, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी नहीं है। ये अब दुनिया में पूरे FATF की वजह से मुल्क जो हैं वो ख्याल कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग उसके FATF बड़ी ख़तरनाक एक इदारा बना है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज उसका टेररिज्म के साथ पहले ताल्लुक़ निकाला गया। तो अब इसीलिए हर मुल्क के ऊपर ये प्रेशर है, इंक्लूडिंग UAE कि हमारे ऊपर अभी होके गया है। अब बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले हैं। वहाँ भी धमकी है कि आप अपने कानून को ठीक करें,
और जो पैसा यहाँ आ रहा है उसकी पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। ठीक। अच्छा, तो इसलिए वो भी टाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो लीक हुई है, उसके बाद बाय द वे यूएई का बयान भी आया, स्टेटमेंट भी आया कि हम तो पूरे FATF कंप्लायंट हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई हम छुपाना नहीं चाहते, कोई नहीं ये करना चाहते वगैरह वगैरह। तो पुराना ज़माना था कि वो बिल्कुल छुपा के बैठे हुए थे बिकॉज वो चाहते थे कि इस किस्म का पैसा आए वहाँ और आके इन्वेस्ट हो। अब वो नहीं चाहते बिकॉज वहाँ बहुत पैसा आ चुका है, वो सेट हो गए हैं, अब FATF को कंप्लायंस में जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीक हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है इतनी बड़ा लीक जो है ना इन अ कंट्री लाइक दुबई, कुछ तो कुछ उसके पीछे कुछ अग्रीमेंट भी होगी कि रिलीज़ करें। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो तो फैसल वावड़ा साहब की कंस्पिरेसी थ्योरी तो मैं नहीं बाय करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके 2-3 इश्यूज़ बन गए हैं। एक इशू तो ये है कि जिन लोगों के नाम आए हैं और मीडिया का जो अप्रोच है टू दिस, पैनामा के ऊपर भी यही अप्रोच थी, इसके ऊपर भी वही अप्रोच है, और ये मीडिया की अप्रोच है, इंडिपेंडेंट मीडिया की अप्रोच है। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ रन बाय मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल। उनमें से जो रिपोर्टर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, प्रोफेशनल्स। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है ना, लोग पिस रहे हैं, और सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा पिस रही है। फिर ये जो गवर्नमेंट जिस किस्म के कानून ला रही है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ुबान बंद करने के लिए, ये भी एंटी मीडिया है। मैं समझता हूँ मीडिया इज़ नाउ बिकमिंग वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी एंटी रिच। अब छोटी सी बात, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ अभी डिस्कस करते हैं जी। बिल्कुल। वहाँ उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से ये इनकी रिहाइश है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, टॉर है, एक तरफ तो पैसे ऐसे खर्च होते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, आटे की कीमतें यहाँ चली गई, बिजली की कीमतें यहाँ चली गई, और ये हमारे लिए कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो है ना अमीर तबका, और स्पेशल बहुत अमीर तबका, ये फोकस में आ गया है, सियासी जमातों के फोकस के आ गया है, और ये मीडिया के फोकस में भी है।